Assalamualaikum future doctors. Welcome back to my channel Biohome Academy. If you are preparing for MDCAT and want to learn biology concepts clearly, so you are in the right place. So let's discuss the remaining part of cell structure and function, in which we have to cover certain organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi body and the mitochondria. So let's begin. So endoplasmic reticulum को जो है हम सेल्यूलर हाईवे भी कह रहे हैं इस हवाले से कि ये जो है वो एक पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑल अराउंड द सेल, ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म. ये हमें हेल्प करता है फॉर द पैसेज ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम न्यूक्लियस तो ऑल ओवर साइटोप्लाज्म, या जहाँ जहाँ पर भी सेल को नीड होती है वहाँ पर जो है वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है. सो द वर्ड इंडो मीन्स इनसाइड एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क. सो इट्स अ लिपोप्रोटीन चैनल सिस्टम एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये सारा शुरू हो रहा है, ये जो सारा का सारा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ख़त्म हो रहा है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो दो तरह के पाए जाते हैं पार्ट्स उसमें होते हैं. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होते हैं वो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से इसका रफ सरफेस होता है. और ये जो होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं जो इसके साथ अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. और दूसरा हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका जो बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें किसी किस्म के भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसलिए ये स्मूथ होता है. अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें कि ये हमारा जो है इनका फंक्शंस क्या होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो मेनली यही होता है कि वो ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है. या इसका फंक्शन ये होता है कि जो मैसेंजर आरएनए आता है न्यूक्लियस की तरफ से उसको जो है वो रीड करता है राइबोसोम और फिर उस राइबोसोम को रीड करके न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके ये प्रोटीन्स को फॉर्म करता है. प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है. और अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये जो है मेनली डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स में. और इसके अलावा ये जो है लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड्स की सिंथेसिस में इसका रोल होता है. और इसके अलावा ये गोल्जी बॉडी को भी फॉर्म करता है. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और भी फंक्शन होता है कि वो जो है प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी बॉडी. क्योंकि गोल्जी बॉडी में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसकी प्रोसेसिंग होती है और डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं. तो जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का SER कि ये जो फंक्शंस हैं यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इनके फंक्शंस, ये जो सारे हैं वो इनके फंक्शंस हैं
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के SER के कि ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस और उसके अलावा गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ से जो प्रोटीन्स बनती हैं तो उनको वो ट्रांसफ़र करता है गोल्जी बॉडी की तरफ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो कैल्शियम को भी स्टोर करता है, अपर्नेंट होता है लिवर सेल्स में, क्योंकि लिवर सेल को आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होती है, तो इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अपर्नेंट इन लिवर सेल्स। और उसके अलावा ये कैल्शियम को भी स्टोर करता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कि मसल के पास जब स्टिमुलस आता है तो कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो ये एक तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है गोल्जी एपैरेटस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो डिस्कवर किया था वो कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 में, एंड इट्स अ स्टेक ऑफ लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स जिसको हम सिस्टरनाई कहते हैं, जिनमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते और वो डेवलप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा गोल्जी बॉडी डेवलप होता है। और यहाँ पर मैं एक कुछ चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि गोल्जी बॉडी के 4 नेम्स होते हैं। एक तो ये जो है गोल्जी बॉडी, और दूसरा होता है गोल्जी अपैरेटस, और तीसरा इसका नाम होता है गोल्जी ज़ोन, और चौथा इसका नाम होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे के सारे जो नेम्स हैं वो गोल्जी बॉडी के हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। these all are the names of गोल्जी बॉडी। तो इसके गोल्जी बॉडी के अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो इसमें हमारे पास एक होता है सिस फेस और दूसरा इसका होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो कॉन्वेक्स इन शेप होता है, रिसीविंग साइड होती है, फेसेस द न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। और ये जो ट्रांस फेस होता है वो हमारा यूँ समझें कि मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और ये कॉनकेव होता है शेप में, और ये सिक्रेटरी या मेच्योरिंग साइड होती है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो है ये सेक्स है, फ्लैटेंट सेक्स, जिसको हम सिस्टरनाई कह रहे हैं। और इन सिस्टरनाई के साथ कुछ वेसिकल्स एसोसिएटेड हैं। ये जो आप देख रहे हैं इनके साथ वेसिकल्स एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर जो है सिस फेस में इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं वो आ रहे हैं सिस फेस की तरफ, और फिर उसके बाद जो है उसमें सारी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद जो है फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो सिक्रेटरी वेसिकल के थ्रू गोल्जी बॉडी से रिलीज होता है। इन वेसिकल्स को हम गोल्जियन वेसिकल्स कह रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो गोल्जी बॉडी के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन यही होता है टू मॉडिफाई, पैकेज एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी बॉडी की तरफ, और गोल्जी बॉडी इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, इनकी पैकेजिंग करता है और इनको फिर एक्सपोर्ट करता है। जहाँ जहाँ भी सेल में इसको ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी है वो मैन्युफैक्चर्स पॉलीसेक्राइड्स सच एज सेलुलोज और काइटिन वगैरह भी
गोल्जी बॉडी बनाता है। और उसके अलावा ये जो दूसरे ऑर्गेनेल्स है, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम्स, ये भी जो है वो गोल्जी बॉडी ही बनाता है। और इसके अलावा जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि लिपोप्रोटीन्स हो गए, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिपोप्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए या दूसरे जो भी हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, तो ये सारे भी हमारा गोल्जी बॉडी परफॉर्म करता है सारे फंक्शंस को। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और एटीपी जो है हमारी रिक्वायरमेंट होती है ताकि सेल जो है अपने सारे के सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सके। तो एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एंड इट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ एटीपी जो रिलीज होती है वो रिस्पायरेशन में ही होती है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जनरेट करता है एटीपी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से ही एनर्जी जनरेट नहीं होती, फैट्स का मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और उसके अंदर पोर्स होते हैं जो कि पोरिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि परमिएबल होती है टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और उसके अलावा इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारा फोर्स होते हैं। ये जो आप फोर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो इसके अंदर फोर्स है ना, ये वाले, इनको हम कहते हैं क्रिस्टाई। इन फोर्स को, ये इनर जो फोल्डिंग्स बन रही हैं, इनको हम क्रिस्टाई कहते हैं। और इसलिए इसकी इरेगुलर शेप होती है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डेड होता है। और इसके अंदर जो है हमारे पास ये जो फोर्स होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि इसमें जो है एटीपेस और साइटोक्रोम्स जो हो गए, एटीपेस साइटोक्रोम्स हो गए और एनएडी और एफएटी जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आ सकें जो कि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यानी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसी के सरफेस पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट या इन सारे मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है वो जो इंटरनल, यानी कि ये जो इनर हमारे मेम्ब्रेन है ना, तो इसके अंदर ये सारा का सारा, इसके अंदर ये सारा का सारा ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा ये फ्लूइड होता है। ये वाला ऑरेंज लाइन में जो आपको शो हो रहा है, तो ये ल्यूमेन ऑफ द इंटरनल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर जो है हमारा मैट्रिक्स होता है या जिसको हम फ्लूइड कहते हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक मेन पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल होता है कि वो अपने काम खुद ही परफॉर्म कर सकता है, वो अपनी रेप्लिकेशन खुद ही परफॉर्म कर सकता है, वो अपने एंजाइम्स को खुद ही फॉर्म कर सकता है। वो किस तरह से कि इसके पास अपना एक डीएनए होता है और उसके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं जो कि इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो डिवाइड होता है ना, वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। बाइनरी फिशन के थ्रू ये डिवाइड होता है और ये इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर। जो हमारी मदर होती है, हमें उन्हीं की तरफ से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव होते हैं, जबकि फादर की तरफ से हमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव नहीं होता टू द चाइल्ड।
उसके बाद यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन है। तो इसमें अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल की कंपैरिजन की पहले, तो प्लांट सेल में जो होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल में होते हैं क्योंकि प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए उनको क्लोरोप्लास्ट की नीड होती है। जबकि एनिमल सेल में ये नहीं होता क्योंकि एनिमल सेल हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। उसके अलावा ये जो सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल की डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में नहीं होता क्योंकि एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल ही नहीं होती। उसके अलावा वैक्यूल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो साइड को हो जाता है। और एनिमल सेल में जो होते हैं वो स्मॉल टेम्पररी जो होते हैं वो वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसे फुट वैक्यूल्स हो गए, एक्सक्रिएटरी वैक्यूल्स हो गए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि प्लांट सेल की जो साइज़ है वो एनिमल सेल से प्लांट सेल की जो साइज़ है वो एनिमल सेल से बड़ी होती है। साइज की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल की साइज एनिमल सेल से बड़ी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरियल सेल होता है और यूकैरियोटिक जैसे प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी उसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो है यूकैरियोटिक सेल की अराउंड मेम्ब्रेन होती है जिसको इसीलिए हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं या यूकैरियोट्स कहते हैं। और उसके अलावा डीएनए की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। और अगर यूकैरियोट्स में बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके अलावा उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी अटैच होती हैं। ऑर्गेनीज की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी नहीं होता, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं होता। हाँ, राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स में जो है वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज मौजूद होते हैं। इसके अलावा मीसोसोम्स की बात की जाए तो वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन और इसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और यूकैरियोट्स में मीसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। सो दिस वाज अ comparison of plant and animal cell and prokaryotic and eukaryotic cell। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्लांट और एनिमल सेल के हवाले से कि बर्ड्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट्स के पास जो होती है वो सेल वॉल्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, और एनिमल्स के पास जो होता है वो सेंट्रोसोम्स होते हैं और सेंट्रियोल्स होते हैं। और यहाँ पर एक और भी पॉइंट मैं मेंशन करूँ कि एनिमल्स के पास सिलिया भी होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक सेल्स में मौजूद हो सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था, या जो कुछ मूवेबल सेल्स होते हैं तो उनमें सिलिया मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सिलिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके बाद अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स के पास लेग और ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज भी उनके पास नहीं होते, लेकिन बोथ शेयर अ मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड डीएनए। यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के पास जो कॉमन चीज़ होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं और डीएनए होता है। उसके पास अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर होता है विद न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन
होता है या राइबोसोम फैक्ट्री होता है इसको कहते हैं। और उसके अलावा न्यूक्लियस में जो है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है, डीएनए और स्टॉर्म प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मैंने मेन फंक्शन आपको बताया था वो यही है, टू फॉर्म द प्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स। गोल्जी जो होता है वो पैकेजिंग में और शिपिंग में हेल्प करता है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है वाया एरोबिक रिस्पिरेशन। So this was all about the cell structure and function. Hope you liked it and understood it well. If you found this video useful, then like and subscribe to my channel Biohome Academy for more videos. Thanks for watching and Allah Hafiz.